I take this opportunity, wonderful opportunity, to introduce the panel here, Sri Nandakishore Chaudhary ji, who is a social entrepreneur, chairman, and managing director of Jaipur Rugs. Sir, welcome on board. I mean, we'll happily watch you, eagerly listen from all of you. And we have a wonderful moderator, a good friend of mine, Mr. Abhijit Banerjee, who is the moderator of this day. We'll be going to talk to you. And he's the managing partner of StartCap Corporate Advisors, and he also runs a social impact venture, Epics. Now, who is the right person to moderate this today? And we've been discussing about this, a wonderful session on conscious capitalism. Let's go ahead and listen from all of you. Over to you, Abhijit. Thank you, Bhanu. Thank you for the wonderful introduction. Thank you, sir, for accepting to be part of TSS. It's a pleasure to be in conversation with you. The topic that we are going to be discussing today is conscious capitalism. I define this word as a word which is based on 4 pillars. That is profit, people, purpose, and planet. Mr. Nandakishore Chaudhary, as the founder of Jaipur Rugs, is an embodiment of all these 4 principles. He is also known as the Gandhi of the Indian carpet industry. He is a highly decorated individual. He is the recipient of Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award, CNBC TV 18 Emerging India Award, Social Impact Award from the President of India, and many other recognitions. I would now like to get into a direct conversation with him and ask him a few questions about his life journey. Sir, for the benefit of the public, because we have a multilingual audience here, I will also talk in both Hindi and English. Okay. Sir, आपका जो जर्नी था ये एक राजस्थान के छोटे गांव से चालू हुआ है, वहां से लेके आज तक जहां पे सीके प्रहलाद जी जो एक बहुत नामी मैनेजमेंट गुरु है, उन्होंने अपने किताब में फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में आपका उल्लेख किया है. तो आपका ये सफर कैसे चालू हुआ और आप वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमें कुछ बताइए. सर्वप्रथम मैं टाई हैदराबाद को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मिलने का मुझे मौका प्रदान किया. मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ. तो आज मैं आपको जो अनुभव बताने वाला हूं, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मुझे सारे अनुभव हुए. आज के 43 साल पहले मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की. मेरे पिताजी चूरू शहर में एक ब्रांडेड शूज की दुकान चलाते थे, लेकिन मैंने देखा है कि एज ए सेल्स पर्सन मेरा उस काम में मन नहीं लगता था. और उसी दौरान मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी. मैंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा. फिर मैंने अपना एक डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटीज क्या है. तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूं. नेचर में समय गुजारना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो उस वक्त इंडिया में इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी मांग थी. तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि मुझे इसी धंधे से अपने कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनके साथ बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं. तो ये सोचकर 1978 में मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लिया और 2 लूमें खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी जिससे मैं वीवरों के घर पे जाता था. उसके बाद 9 साल तक आई वर्कड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर. उसके बाद में अपना एक्सपोर्ट करने के लिए जयपुर आया. मैं 3 साल जयपुर में रहा और मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की. फिर 99 में मैंने अपने भाई से अलग होकर जयपुर कंपनी की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर सीके प्रहलाद, जो ये जर्नी 5,000 रुपए से 30 साल पहले शुरू हुई थी, सीके प्रहलाद ने कैसे इस जर्नी को रिकग्नाइज किया.
एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। मैंने सोचा सीके प्रहलाद तो ग्लोबल नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु हैं, मेरे को क्यों फोन कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। फिर उन्होंने बोला आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। फिर बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी। मैंने उनको बोला कि आपको इंडिया में कौन नहीं जानता। फिर उन्होंने बताया कि मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने उनको बोला कि सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। इफ यू आस्क माई नेबर्स दे डज नॉट नो मी, तो इस पे कोई केस स्टडी बनेगी। तो उन्होंने बोला कि योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय इनहांसिंग द कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने जयपुर की 41 पेज की केस स्टडी की, जो उनकी किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसकी पहली केस स्टडी जयपुर की है। फिर उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी मिशिगन भी लेक्चर के लिए बुलाया। सीके प्रहलाद से बात करने के बाद में मुझे समझ में आया कि इस सफलता के पीछे क्या कारण था। एक तो हमारे कारपेट इंडस्ट्री में 60 प्रोसेसेस होती है, तो उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आइदर ओन्ड बाय अस और आइदर इन्फ्लुएंस्ड बाय अस। और जब से मैंने इस काम को शुरू किया, आई वाज डायरेक्टली गोइंग टू द वीवर्स। इस इंडस्ट्री में पूरा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मिडल मैन के थ्रू होता है, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में मिडल मैन के थ्रू काम नहीं किया। तीसरा इस सफलता का कारण था कि एवरीथिंग एट द डोर स्टेप ऑफ द वीवर्स। हम सारा रॉ मटेरियल, सारी ट्रेनिंग, सारा पेमेंट एक महिला जो अपने घर पे काम करती है उसी के डोर स्टेप पे देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो आप जो ये मिडिल मैन के बारे में बता रहे थे, तो जनरली कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री में मिडिल मैन व्यवसाय ऐसे ऑपरेट करता है कि कम से कम दाम में खरीदे और अधिकतर दाम में बाहर बेचे। इसमें क्या होता है, कारीगरियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके प्राइस का, उनके स्किल सेट्स का, उनके डिजाइन का। यू हैव बीन एबल टू टर्न दिस मॉडल ऑन इट्स हेड। आपने अपने मॉडल में 60,000 पीपल कारीगरों को काम दिया है अक्रॉस 600 विलेजेस, 80% ऑफ whom आर वुमेन। और आपने इन लोगों को एम्पावर किया है और इनको एंटरप्रेन्योर बनाया है। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे एट द एब्सोल्यूट, एट द विलेज लेवल, तो आपको कोई मिडिल मैन से कोई हॉस्टिलिटी फील नहीं हुआ, क्योंकि आप एक तरीके से उनका बिजनेस भी छीन रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। मैं देखिए क्या है कि जब मैंने जयपुर बनाया तो हर साल करीब 4 से 5 हजार वीवर को मैं नए वीवर को शामिल करता जा रहा था। और क्योंकि मैं डायरेक्ट वीवर से काम करता था तो काफी बड़े ठेकेदार वगैरह होते थे, तो वो काफी धमकियां वगैरह देते रहते थे। जब मैं विलेज में भी जाता था तो मन में ऐसा रहता था कि कोई आदमी डैमेज नहीं कर दे मेरे को। मैं मतलब बिना कॉन्ट्रैक्टर के काम करना कितना महंगा पड़ सकता है। एक कहानी आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैं अपने गुजरात ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास वहां के बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो वहां पर मंडियां चलाते थे। तो वो मेरे कमरे में आए, आके उन्होंने एक छोटी सी गन मेरे सामने रख दी। बोला मिस्टर चौधरी या तो गुजरात छोड़ के चले जाइए, वरना देखिए आपके क्या होंगे। लेकिन मुझे अंदर से मालूम था कि जो आदिवासी लोग है ना, दे लव मी, दे लाइक मी, और ये जो गन लेके आए हैं, इट इज ए फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज फेलियर। You're rightfully known as the Gandhi of the carpet industry, sir. तो इसमें आपने आपका जो जर्नी चालू किया था राजस्थान में से, तो जहां तक मैं जानता हूँ राजस्थान के बारे में, कि वहां पे काफी जातिवाद है। और आप जिस सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, जो आपके वीवर्स है, they come from a very particular segment which I may call as the untouchable class. राइट। तो यू एंड सेकेंड, मेरा जो थोड़ा बहुत एनजीओ का एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट आई हैव सीन कि जब आप
कोई छोटे गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं किसी एक ग्रुप का भला करने, तो एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है राइट जी। भला करने वाले के इंटेंट का। तो ये जो आपका डुअल चैलेंज था इन टर्म्स ऑफ द कास्ट इक्वेशन एज आल्सो द ट्रस्ट डेफिसिट चैलेंज, क्योंकि ये आपके बेस कारीगर थे, तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस चैलेंज? ठीक है जी, मैं दोनों को आपको अलग अलग ढंग से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ये कास्ट इक्वेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस काम को शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज मेरा ये था, घर वाले बोले कि ये तो सारे अनटचेबल है, अछूत जाति के लोग हैं, तो हम इनको घर नहीं आने देंगे, और अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो हम आपको घर में नहीं रखेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मोहल्ले वाले बोले हम मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं किसी पार्टी में जाता, किसी गैदरिंग में जाता, तो लोग शुरू में हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो ये अछूत लोगों के साथ काम करती हो, ये कोई बिजनेस होता है। तब मुझे समझ में आई कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए। और उस वक्त मुझे ये भी समझ में आया कि जिस समाज का मैं हिस्सा हूं, जिस परिवार का मैं हिस्सा हूं, उसमें हिपोक्रेसी कितनी है। लोग घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेले होते हैं तो और ही कुछ होते हैं। लेकिन मेरा जो प्रेम था वीवर और वीविंग के प्रति वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और फिर मैंने उन चीजों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। दूसरा, मैं आपको जो आपने जो ट्रस्ट डिफिसिट वाली बात बताई, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपने भाई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कंपनी बनाई, फिर मैं 3 साल बाद एक गुजरात के एक ऐसे एरिया में गया जिस पूरे एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडियन कारपेट की बहुत मांग थी, मुझे बहुत सारे वीवर चाहिए थे। तो पहले दिन जब मैं उस एरिया में गया तो वहां के लोकल लोगों ने बोला कि आप इस एरिया में काम मत कीजिए, बट these tribal peoples they are not very welcoming for the outsider and they can harm you। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त हुआ करता था जो लंदन से इंडिया आता था, मेरे घर पे रुकता था ज्यादातर। तो हम कोई दिक्कत आती तो उसको पूछते थे कि इस समस्या का उपाय क्या है, मुझे बिजनेस आदिवासी एरिया में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसको तो ग्लोबल एक्सपोजर था, तो उसने मेरे को बोला कि दिस ट्राइबल पीपल दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया, इफ यू डील विद देम लव एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। तो उसकी बात को तुम खूब अच्छी तरह मानते हैं। तो उसकी बात को मान के मैंने उस ट्राइबल एरिया में कामकाज की शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल के अंदर उन लोगों ने मेरे को, ट्राइबल लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया मेरे को कि जब मैं वीवर से मिलने के लिए गांवों में जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार किया करते थे। और मुझे इतनी सफलता मिली कि 8 साल में गुजरात रहा और 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने इस कारपेट का काम सिखाया। और मैं जो उस वक्त कम्युनिकेशन करता था तो सरकार से वायरलेस की परमिशन लेके और वाकी टाकी के थ्रू और मैं पूरा कम्युनिकेशन करता था। तो जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, लोग मेरे को बोलते हैं कि अभी भी लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि क्या आप किसी पॉलिटिशियन की हेल्प लेते हैं, कोई बोलते हैं आप सरपंच वगैरह से मिलते हैं। मैं उनको एक ही बोलता हूं कि आज तक है ना, हमने कभी भी किसी सरपंच या किसी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में कभी भी हमने ना पहचान नहीं बनाई, क्योंकि हु आर यू दैट इज रिटन ऑन योर फेस। वेल सर। तो आप जैसे आप बता रहे थे, आपने एक मित्र के बारे में जो लंदन से आए हुए थे, उनका एक ग्लोबल एक्सपोजर था। और तो इसमें एक ऐसे कंपनी बनाने में 2 चीजें होती है। एक तो क्योंकि अबाउट 4 साल पहले मैं आपके पुत्र योगेश से मिला था, तो वो बता रहे थे कि आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कारपेट्स बनाते हैं, ये काफी सालों से
बिलियनर्स के घर पे, फर्शों पे, दीवारों पे लगते हैं, करोड़ों में बिकते हैं आपके एक एक प्रोडक्ट। तो मेरा 2 सवाल इसमें है कि वन, हाउ डिड यू डिकोड द नुएंस्ड preferences of design by your customers in India and abroad? और दूसरा है कि यही डिजाइन्स को समझ के आपने अपने कारीगरों को, जो कि एक छोटे से गांव में थे, इनको कैसे ट्रेन किया और उस अंडरस्टैंडिंग गैप को कैसे फुलफिल किया? ठीक है जी, देखिए इसको भी मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा कि किस तरह जो कारीगर थे उनको हमने ट्रेन किया और किस तरह कस्टमर को समझा। सबसे पहले मैं वीवर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बार मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और मैं हर साल 4-5 हजार वीवरों को अपनी कारपेट की डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए ऐड करता जा रहा था। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम कल मेरे को भी आने वाली है, इससे पहले कि प्रॉब्लम आए उस समस्या का मैं समाधान निकालूं। तो फिर मैंने 2004 में जयपुर एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन बनाने के पीछे यही मतलब था कि हाउ आई कैन टच द लाइफ ऑफ दिस पीपल, और जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनके माइंडसेट को मैं कैसे चेंज करूं, उनकी लीडरशिप को कैसे मैं डेवलप करूं और कैसे उनसे मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाऊं। तो जयपुर फाउंडेशन ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाए लीडरशिप डेवलपमेंट के, जिससे उनका माइंडसेट चेंज हुआ। और जो ही माइंडसेट चेंज हुआ, हमने उनको डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ा और उन्होंने कस्टमर की नीड को समझा। और दूसरा, हमने एक्सपोजर विजिट डिजाइन की। हमारे जितने भी व्यूअर थे, जो महिलाएं थी, मोस्टली महिलाएं तो आज तक भी अपने काफी महिलाएं घर के बाहर भी नहीं, गांव के बाहर भी नहीं निकली है। तो उन सारी महिलाओं को हम हमारे हेड ऑफिस में लेके आए, वहां पर उनके बनाए हुए कारपेट दिखाए, वॉशिंग फिनिशिंग क्या होती है वो दिखाया, और उनको ये बताया कि आप जो गलतियां करते हैं उससे कस्टमर को कितना तकलीफ होती है, कितना नुकसान होता है। तो वो महिलाएं एक्सपोजर विजिट से इतनी ज्यादा खुश हुई कि सारी महिलाएं ने विलेज जाने के बाद में, मतलब उनका पूरा माइंडसेट चेंज हुआ, कस्टमर की नीड्स की ओर अंडरस्टैंडिंग उनको आई। और तीसरा, अभी हमने मनचाहा, कि मैं बाद में बात करूंगा, एक मनचाहा लैब बनाया कि मन चाहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको और ज्यादा एक्सपोजर कैसे देवें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से ना हमने कस्टमर को समझा। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और 5 बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं। जब मेरी पहली बेटी अमेरिका जा रही थी तो उसने बोला, पापा मैं अमेरिका में पढ़ूंगी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। मैंने उसको बोला कि देखिए, मुझे वीविंग में खूब मजा आता है और वीवर के साथ काम करने में खूब मजा आता है। तो यू आर ए डॉटर ऑफ ए वीवर। तो जब अमेरिका तुम पढ़ने के लिए जाओ तो एज ए डॉटर ऑफ द वीवर जाना। तो पढ़ाई के साथ साथ तुम देखना कि मेरा जो एंड कंज्यूमर है वो अमेरिकन वुमेन है। तो अमेरिकन वुमेन किस तरह के कपड़े पहनती है, अपने घर को कैसे डेकोरेट करती है, उसके सोच में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जब तुम वापस आओ, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। तो बेटों ने इस चीज को अमेरिका में रह के समझा और शायद उन्होंने कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझ पाया। फिर मेरी जो तीसरी बेटी है कविता, वो एक बहुत ग्लोबल डिजाइनर है, और जितने भी जो कारपेट इंडस्ट्री में उसने ऐसे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्लोबल अवार्ड जीते हैं। तो उसको क्या है कि वो पूरे दुनिया में फेयर्स में जाके, फर्नीचर स्टोर्स में जाके स्टडी करती रहती है कि अभी क्या चल रहा है एंड व्हाट इज द फ्यूचर में किस तरह के कलर आने वाले हैं। तो इस तरह से ना हम लोग कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट, मनचाहा प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने आपके लाइफ जर्नी में इसमें ये पढ़ा है कि मनचाहा प्रोजेक्ट के चलते हुए बिमला देवी नामक एक आर्टिसन, जो कभी अपने गांव से नहीं निकली थी, वो अपने डिजाइन्स के लिए
Jaipur Rugs as well as Bimla Devi ने 9 global design awards जीते by the German Design Council. ये कैसा संभव हो? तो मनचाहा प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ और बताएं. हाँ जी जरूर. देखिए 2014 में हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया मनचाहा प्रोजेक्ट. मनचाहा प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमने हमारे व्यूअर्स को बोला कि आप अपने मन पसंद के डिजाइन बनाइए और आप अपने मन पसंद के कलर भी चुनिए, क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री में ये परंपरा है कि एक्सपोर्टर व्यूअर को एक मैप देता है और मैप के हिसाब से उसको सारे कलर और डिजाइन बनाने पड़ते हैं. अब मैं बताऊंगा इसका आइडिया कैसे आया. कि मेरी बेटी जो कविता है, वो जब मेरे साथ गांव में जाती थी तो वो मेरे को बोलती थी, पापा ये जो वुमेन है इनमें कुछ वुमेन तो मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है. मैं उसको बोलता था कि तेरे से क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, तेरे को मैंने अमेरिका में पढ़ाया है, तेरे से क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं. लेकिन उसको इतना विश्वास था कि उसने करीब 15-20 महिलाओं को चुना और उनको बोला कि आप अपने मन के डिजाइन के कारपेट बनाइए. तो जो पहला लोट आया उसमें कुछ कारपेट बिके, कुछ नहीं बिके. फिर धीरे धीरे इन महिलाओं ने ऐसे डिजाइन बनाए कि उनको ग्लोबल अवार्ड मिलने लग गए. दुनिया के जो बहुत पैसे वाले कस्टमर थे, बहुत फेमस लोग थे, वो उन डिजाइनों को खरीदने लगे. और इस प्रोजेक्ट की सफलता इतनी मिली कि 2017 में बिमला देवी, जो कभी अपने घर के बाहर नहीं गई और प्राइमरी स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं गई, उसने जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता और वो अवार्ड लेने के लिए बेटी के साथ जर्मनी गई. तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ये जो महिलाएं थी उनके अंदर एक इंसान देखा. आई सो देम एज ए ह्यूमन बीइंग. लेकिन मेरी जो बेटी कविता थी, शी वेंट वन स्टेप फर्दर, शी सो देम एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो उन्होंने प्रूव करके दिखाया. वेरी इम्प्रेसिव सर. तो आप अभी बता रहे थे जैसे आपके बच्चे और फॉरेन एजुकेटेड बाहर पढ़ चुके हैं, तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपकी बिजनेस अभी एक ऐसे मकाम पे होगी जहाँ पे यू आर इन द ट्रांजिशन फेज, जहाँ पे फ्रॉम पर्सन ड्रिवन टू प्रोसेस ड्रिवन हो रहा है, जहाँ पे थिंग्स मैकेनाइज हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे बैटन ट्रांसफर हो रहा है. ऐसे सिचुएशन में एक फाउंडर का जो इथॉस होता है, फाउंडर का जो विजन होता है, इसको आप कैसे मॉडर्निटी के साथ जोड़ के रखना चाह रहे हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. देखिए क्या है कि आज के 5 साल पहले बेन एंड कंपनी के करीब 300 लोग इंडिया आए थे और उसमें से जो सबसे 10 ऐसे उनके जो बेन एंड कंपनी के टॉप पार्टनर थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बोला कि आप पूरा दिन इनके साथ रहिए, आप अपने जयपुर का इनको बिजनेस मॉडल दिखाइए. तो चार्टर प्लेन करके जयपुर आए, मैं पूरे दिन उनके साथ रहा. और ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी 5 फॉर्चून कंपनियों को टर्न डाउन किया था. तो वो लोग जब वापस जाने लगे तो बोले कि चौधरी साहब हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं. तो मैंने बोला कि आप, मुझे हेल्प की जरूरत तो है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ माय कंपनी. तो पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, फिर समस्या का समाधान दीजिए. फिर उन्होंने बोला कि आप 1 महीने का टाइम दो. फिर 1 महीने बाद उनका फोन आया और सारे बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और फिर उन्होंने हमारी कोचिंग शुरू की. तो उन्होंने बताया कि आउट ऑफ 1 मिलियन फाउंडर ड्रिवन कंपनी, ओनली 2 कंपनी क्रॉसेस 100 मिलियन रेवेन्यूज. बाकी कंपनी या तो छोटी रह जाती है या फिर वो बंद हो जाती है. उसका सबसे बड़ा जो कारण उन्होंने निकाला, वो कारण है कि ज्यादातर जो फाउंडर होते हैं वो अपने विजन, मिशन, अपनी लीडरशिप स्टाइल एंड व्हाई ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते. जब वो डॉक्यूमेंट नहीं करते, दे आर अनेबल टू टेल द सेकंड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन इज अनेबल टू टेल द प्रोफेशनल्स. तो रिसर्च बताती है
कि फ्रंट लाइन इज द किंग ऑफ द बिजनेस, फ्रंट लाइन इज द हीरोज ऑफ द बिजनेस, एंड फ्रंट लाइन पे द सैलरी टू द प्रोफेशनल्स। जो फाउंडर की सेकंड जनरेशन है उसको भी सैलरी फ्रंट लाइन देती है, लेकिन क्योंकि वो फाउंडर अपनी सेकंड जनरेशन को ये नहीं बताते कि व्हाट इज माय कोर, मैंने इसको क्यों शुरू किया था, तो रिसर्च बताती है कि अगर आपके बोर्ड रूम में फ्रंट लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में, तो यू आर क्रिएटिंग द डेथ बेड फॉर योर कंपनी। तो ये कुछ मैं बोलूंगा भगवान की मेहरबानी रही कि बेन एंड कंपनी ने, हमारा भी उस वक्त बिजनेस बढ़ रहा था, उन्होंने पहचाना, फिर उन्होंने जयपुर रग का ना एक कोर स्टेटमेंट बनाया, हु वी आर, और सारे बच्चों को बताया कि आपके पिताजी ने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था, और उन्होंने बताया कि द सेकंड जनरेशन का काम बिजनेस चलाना नहीं है, सेकंड जनरेशन का काम है उस लेगेसी को बढ़ाना। तो फिर उन्होंने हमारी सबकी कोचिंग शुरू की, और उन्होंने बताया कि जब आप फ्रंट लाइन को अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी से सिंप्लिसिटी चली जाती है और फोकस चला जाता है। तो अभी वो हमारी कोचिंग कर रहे हैं, और हमने हमारे पूरे कोर स्टेटमेंट को हमारे प्रोफेशनल्स, सेकंड जनरेशन सबको खूब अच्छे से बताया है, और ये कंपनी सालों साल चले, हजारों साल चले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी हमें समझ में आया कि द डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। और इस कोर में डीपर जाने से अभी जो हमारा जो फ्यूचर विजन जो बता देता हूं मैं लास्ट में आपको, कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब है कि ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट, and each and every artist will be connected with the world of design. So sir, राज सिसोदिया जी ने आपको एक बहुत एमिनेंट सोशल एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज किया है। तो नाउ एज ये टाई चैप्टर में जो है हम सब बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो वुड यू हैव एनी मैसेज फ्रॉम योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए क्या करना चाहिए, एज अ समरी टू ऑल दैट यू हैव सेड, एज अ पार्टिंग कमेंट? ठीक है जी, बस मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात बताना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ता था तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए और बोले ये रोल नंबर किसका है, तो वो रोल नंबर मेरा था। तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने सोचा आज क्या पनिशमेंट देंगे, मैं तो बड़ा डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और पूरी क्लास को दिखाया और बताया कि देखिए इस लड़की ने क्या आंसर लिखा है। वो सवाल था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और मैंने जो जवाब दिया वो था बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। और उसके 45 साल बाद 2019 में जो राज सिसोदिया ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली कि एक बिजनेस के माध्यम से किस तरह कस्टमर को हील करें, किस तरह सोसाइटी को हील करें। और उनकी जो पहली केस स्टडी है वो जयपुर की है। तो वो प्रोफेसर ने 45 साल पहले बताया, तो राज सिसोदिया ने उसको अपनी किताब में एक केस स्टडी के रूप में लिखा। इम्प्रेसिव सर। सो सर, हम जितना वक्त दिया गया है हम ऑलमोस्ट उसके एंड पे आ चुके हैं। तो प्रोफेसर जगदीश सेठ ने आपको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल एंटरप्राइजेस कहा है, एंड वेरी राइटली सो। जगदीश सेठ जी एमरी यूनिवर्सिटी के एक नामी प्रोफेसर थे। आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन बाय सेइंग that Jaipur Rugs is the Amul cooperative equivalent of carpet in India. Thank you, sir. Thanks for all your time and your sharing your thoughts. We really appreciate it. Thank you. Thank you.